तो रेडियो का क्या इन्फ्लुएंस लगता है आपको कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि रेडियो का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है? मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। मीडिया का टाइम है अभी, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, कंज्यूम जो भी करता है आजकल मैक्सिमम पीपल जो है वो न्यूज़ भी इवन सोशल मीडिया से ही कंज्यूम करते हैं। तो आपको लगता है सोशल मीडिया की हेल्प से जो है आरजेस को एक फेस मिला? क्योंकि आज तक जो इससे पहले जो आरजेस थे अभी तक भी बहुत लोगों को उनका चेहरा तक नहीं पता, हर कोई नहीं जानता बहुत था सही उनको। बात बोली आपने, क्योंकि हर किसी को बस आवाज़ सुनने को मिलती थी, वो कौन है क्या करता है। अगर कोई लड़का लड़की की आवाज़ में भी बात करता किसी को पता भी नहीं चलता। ये शायद ये आपने बहुत सही बात बोली। जैसे अमीन सयानी साहब थे, हु पास्ड अवे रिसेंटली, रेडियो के बड़े धुरंधर लोग जो थे उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। वो रेडियो पे इतने मशहूर और मकबूल थे कि बोरियां भर भर के लिए जो है बोरियां भर भर के उनके लिए चिट्ठियां आया करती थी जी। लेकिन अगर वो सब्जी खरीदने मार्केट में चले जाते तो कोई उन्हें पहचानता नहीं। खुशामदीद मुलाकात के और एक शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ कश्मीर वादी के एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इनको देखना पसंद करता है, हर कोई इनको सुनना पसंद करता है। और ये जो है काफ़ी सालों से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में अपना लोहा मनवा है। जी हाँ, आज हमारे साथ कश्मीर के मशहूर और मारूफ रेडियो जॉकी आज ये विजदान सलीम जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ आने के लिए। जी सर, तो सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा आपसे, आपने जो ये रेडियो जॉकी का प्रोफेशन ये कैसे चुना आपने? चूँकि जहाँ तक मेरा खुद का मानना है ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ सारे लोग तो पहले अट्रैक्ट नहीं होते हैं और जो भी फिर इस प्रोफेशन में आते हैं वो फिर काफ़ी देर तक टिक नहीं पाते हैं। आई थिंक मुझे मीडिया में आने का शौक पहले से था, स्कूल से ही था शौक, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैं रेडियो करूँगा। रेडियो वॉज एक्सीडेंटल। एक दिन यहाँ ऑडिशन चल रहा था और 400-500 लोग ऑडिशन में आए हुए थे और मेरे एक दोस्त ने कहा क्यों ना तुम भी जाके इस ऑडिशन में हिस्सा लो। मैंने हिस्सा लिया और 400-500 लोगों में से मुझे चुना गया। और तब मुझे लगा नहीं कि मुझ में कोई कॉमिक एंगल है या कॉमेडी है जो एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन मैं आगे बढ़ा और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो मैं इस नाव पे चढ़ गया, सवार हो गया और फिर आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले प्रोफेशन क्या था? मैंने जो है अपनी पढ़ाई आर्ट्स में की है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने मास कॉम जो है वो पढ़ा है, मीडिया ही पढ़ा है और उससे पहले मैं एक अखबार में काम किया करता था। तो फिर अखबार के बाद मैं सीधा रेडियो में आया और पिछले कई सालों से मैं रेडियो से मुंसलिक हूँ। तो रेडियो एज पर करंट टाइम अगर हम बात करेंगे तो रेडियो का क्या इन्फ्लुएंस लगता है आपको कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि रेडियो का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है? मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि रेडियो का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, क्योंकि मैं हर दिन रेडियो करता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग हमें सुनते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं रेडियो पे कुछ बोलता हूँ तो कितने लोगों तक वो आवाज़ पहुँचती है, उसका इम्पैक्ट कितना है। उसका इम्पैक्ट मैं इस बात से भांप लेता हूँ कि कभी अगर किसी को खून की ज़रूरत होती है तो हम रेडियो पे एक अनाउंसमेंट कर देते हैं और लोग पहुँच जाते हैं। तो क्या which means that people are listening to radio। जी, तो क्या आपको लगता है सोशल मीडिया का टाइम है अभी, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, कंज्यूम जो भी करता है आजकल मैक्सिमम पीपल जो है वो न्यूज़ भी इवन सोशल मीडिया से ही कंज्यूम करते हैं। तो आपको लगता है सोशल मीडिया की हेल्प से जो है आरजेस को एक फेस मिला? क्योंकि आज तक जो इससे पहले जो आरजेस थे अभी तक भी बहुत लोगों को उनका चेहरा तक नहीं पता, हर कोई नहीं जानता था। बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि हर किसी को बस आवाज़ सुनने को मिलती थी, वो कौन है क्या करता है। अगर कोई लड़का लड़की की आवाज़ में भी बात करता किसी को पता भी नहीं चलता। ये शायद ये आपने बहुत सही बात बोली। जैसे अमीन सयानी साहब थे, हु पास्ड अवे रिसेंटली, रेडियो के बड़े धुरंधर लोग जो थे उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। वो रेडियो पे इतने मशहूर और मकबूल थे कि बोरियां भर भर के लिए जो है बोरियां भर भर के उनके लिए चिट्ठियां आया करती थी। लेकिन अगर वो सब्जी खरीदने मार्केट में चले जाते तो कोई उन्हें पहचानता नहीं। सो इट वाज अ गॉडली वॉइस जो पता नहीं कहाँ से आती थी आवाज़। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये आवाज़ कहाँ से है, किसकी है, ये इंसान दिखता कैसा है। और वो जो कहते हैं रेडियो इज़ अ थिएटर ऑफ द माइंड, वो थिएटर ऑफ द माइंड बनाने के लिए बहुत खूबसूरती से वो चीज़ होया करती थी कि ये आवाज़, ये इंसान कैसा होगा। हर इंसान के दिमाग में उसकी एक अलग तस्वीर होती थी, उस आवाज की एक अलग तस्वीर होती थी। अब वो बदल चुका है, इमेजिनेशन पे हो जाता है। इमेजिनेशन बदल चुकी है। अब जब विजदान रेडियो पे बोलता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो हाउ आई लुक।
बट मैं इसको पॉजिटिव तरीके में देखता हूं। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अब चूंकि वो मेरा चेहरा भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, वो ये भी जानते हैं मैं रहता कहाँ हूं, मैंने शाम को खाना क्या खाया है, मैंने शाम को पिया क्या है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट किया है। तो वो एक बेतकल्लुफी सी आ गई है, द बॉय नेक्स्ट डोर। तो मैं अब उनका दोस्त बन चुका हूं अपने सुनने वालों का। जी, तो आपके लिए सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल रहा है इस बारे में? बहुत। मैं तो अपने आप को जो भी आज जिस भी मकाम पे हूँ उसके लिए सोशल मीडिया इज द मेन रीजन। सोशल मीडिया पे मेरी स्केच कॉमेडी जो है, मेरे किरदार जो हैं, जो मैंने बनाए, तश्कील दिए, उन्होंने ही मुझे मशहूर मकबूल बनाया और उन्होंने ही मुझे लोगों का प्यार दिलवाया। और आज भी मैं सोशल मीडिया के जरिए ही अपने लिसनर से जुड़ता हूँ। हालांकि मैं ऑफ स्क्रीन भी, ऑफ एयर भी अपने फैंस से, अपने दोस्तों से, यारों से मिलता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जी, तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप स्केच कॉमेडी करते हैं, जैसे कि आपने खुद से ये बात छेड़ी, मैं आने वाला था इस बात पे, तो ड्यूरेशन क्या रहती है आपकी उस एक वीडियो की? 1 से लेकर 1.5 मिनट तक मैक्सिमम? क्योंकि आजकल रील्स का जमाना है तो मुझे जो भी पैकेज करना है 1.5 मिनट में करना है, तो मुझे 1.5 मिनट में आपको हंसाना है। जी, मैं ये नहीं जानना चाहता था एक्चुअली, जानना मैं ये चाहता हूँ उस 1.5 मिनट के पीछे कितनी मेहनत होती है? 1.5 मिनट के पीछे 1.5 साल की मेहनत भी हो सकती है। जी, जैसे आज डॉक्टर्स डे है, मैंने डॉक्टर्स पे वीडियो बनाया है। जी, तो मैं आज तक जब भी डॉक्टर के पास गया हूँ, मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, जी, मेरे वीडियोस ऑब्जर्वेशनल हैं। जो समाज में चीजें होती हैं उसी की अक्कासी मैं करता हूँ, एक सटायर के तौर पे या एक फनी अंदाज में। जी, तो वो 1.5 मिनट माखोज होता है उस चीज का, वो 1.5 मिनट जिस्ट होता है उन कई सालों के एक्सपीरियंस का। जी, तो तैयारी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन कई सालों की भी होती है कभी। जी, जी, तो जो भी आप किरदार निभाते हो, चाहे डार हो या अंकल हो, कश्मीरी अंकल वगैरह, बहुत से ऐसे किरदार और भी आपने निभाए, क्या ये ऑब्जर्वेशनल कुछ कैरेक्टर्स है जो आपने ऑब्जर्व किए हैं माशरे में, माहौल में? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगर आप अंकल जी वाला किरदार देखेंगे, वो बहुत रेलेवेंट है। जी, बहुत सारे लोग जो कहते हैं मुझे, वो कहते हैं कि हाँ मेरा भी अंकल ऐसी बात करता है, या मेरे फादर भी ऐसी बात करते हैं। और जब वो रेलेवेंट होगा माशरे में तभी वो वायरल होता है। जी, जब किसी से भी कनेक्ट करेगा तभी वो उसमें ज्यादा घुसने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल पसंद करता है फिर देखना। बिल्कुल। लोगों से इस बारे में कितना प्यार मिला आपको अभी तक? मैं आई कांट थैंक माई स्टार्स, और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मुझे लोगों से बहुत प्यार मिलता है। बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है ऑनलाइन, आपको मालूम नहीं है व्हेन यू पुट आउट कंटेंट की किस तरह लोग इसको क्या सराहेंगे, क्या तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन मुझे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में देख के वो जितने भी हार्ट्स बनते हैं, उससे मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि जितने भी वो हार्ट्स बनते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए लोगों का प्यार ही सब कुछ होता है। एब्सोल्युटली। वो जो हार्ट्स बनते हैं वीडियो के कमेंट में, या जब मैं सड़क पे चलता हूँ, लोग मेरा कोई डायलॉग रिपीट करके मुझे बोलते हैं, या मेरे साथ आके पिक्चर खींचने की रिक्वेस्ट करते हैं, या मुझे प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं डिनाई नहीं करूंगा, लोगों की रिकॉग्निशन किसको अच्छी नहीं लगेगी। जी, लोगों का प्यार ही सराहना भी होता है एक आर्टिस्ट के। एब्सोल्युटली, मोर देन मनी, मोर देन एनीथिंग, सबसे ज्यादा जो है लोगों का प्यार। जब आप सड़क पे चलते हो और कोई आपको बस इतना कह दे कि विजदान भाई कल बड़ा मजा आया, जी, मुझे लगता है मेरा दिन उसी से बन जाता है। जी, सही बात है। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप रेडियो में इतने सालों से काम कर रहे हो, ये कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है? जो कंटेंट क्रिएशन पूरा जॉब है एक। ये किसी को लगता हो कि ये हंसी मजाक है, हंसी मजाक के लिए किया जाता है, लेकिन ये एक प्रॉपर जॉब है। जिस तरह एक बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर अपना काम करता है, उसी तरह मैं भी अपना काम करता हूँ। मुझे पता है कि इतने बजे मेरी एक रील जानी है, इतने बजे एक वीडियो जाना है, इतने बजे मेरा रेडियो पे शो जाना है। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव काम है। पहले आप रेडियो करेंगे, उसके बाद आप अपने लिसनर्स से इंटरैक्ट करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे समाज में क्या हो रहा है, उस पे अपनी कॉमेडी के थ्रू ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये एक प्रॉपर बाज़ाब्ता काम है। लगता तो नहीं है, लगता है कि ऐसे यार हंसी मजाक करता है, 1-1.5 मिनट में लोग को हंसा रहा है, क्या मस्त जॉब है। मस्त जॉब है, लोगों का प्यार मिलता है, लेकिन इसमें प्रॉपर मेहनत और प्रॉपर एक देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। सही। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि लोगों का, जैसे आपने बोला कि लोगों का इतना प्यार वार मिल रहा है, तो कभी ऐसा हुआ जो आप स्केच कॉमेडी कर रहे हो, जो आप पोस्ट कर रहे हो, तो उसके तुरंत बाद ये आपको लगा नहीं यार ये गलत हो गया मुझसे, ये इससे बेहतर मैं बना सकता था, अपलोड होने के बाद फिर बहुत पछताया, या कभी ऐसा हुआ किसी कॉमेडी के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जो आप पे ही भारी पड़े, कभी ऐसा हुआ?
थैंकफुली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और मैं आपको एक टर्म बताऊंगा उसमें जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इट्स कॉल्ड कंटेंट प्रूफिंग। कंटेंट प्रूफ इस तरह मैं करता हूँ कि जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं उसको पहले खुद देखता हूँ या इक्का दुक्का लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले बड़े और क्रिटिक फिर जो होता है इंसान खुद पहले का ही खुद, होता है। और मेरे दाएं बाएं जो मेरे लोग हैं, ऑफिस में 2-4 लोग या घर पे 2-4 लोग, उनको दिखाता हूँ और फिर उसको देखता हूँ एज अ व्यूअर, जी, एज ए लिसनर। अगर आप अपने आप को सुन रहे हैं, एज ए व्यूअर अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, तो आप खुद को खुद ही तनकीद का निशाना बना सकते हैं या कोई लूप होल उसमें ढूंढ सकते हैं कि कहां पे गलत है। तो अगर मुझे एज ए लिसनर, एज ए व्यूअर गलत लगता है तो मैं उसको अपलोड नहीं करता हूं, तो मैं उसमें चेंजेस करता हूं जी। और ऐसा कभी कभी होता है कि मैं ये समझता हूं कि इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता था जी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सीन या कोई स्किट में ऐसा बनाता हूं जो मुझे लगता है ये तो वायरल हो जाएगा जी। बट वो ठीक ठाक 4-5 लाख व्यूज पे रुक जाता है। और कभी कभी मुझे लगता है ये तो बस ऐसे ही फन में मैंने बना लिया और वो मिलियंस में चला जाता है। तो ये मैं भी खुद नहीं समझ अंदाजा लगा सकता कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। मोटी मोटी चीजें तो मुझे पता है, बट कभी कभी मुझे लगता है यहाँ पे तो मैंने जबरदस्त डायलॉग बोला है, बट लोग उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते। और कभी कभी चलते चलते मैंने कोई डायलॉग बोल दिया होता है और लोग उसी को बड़ा सराहते हैं, और तब मैं जो है हैरान हो जाता हूँ। शायद यही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ये पावर सोशल है, मीडिया अनप्रेडिक्टेबल है, एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल। कोई सोच नहीं सकता क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इंसान तो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें और जो चीजें आप कर सकते हो मोटी मोटी वो कर सकते हो, लेकिन किसको क्या पसंद आ जाए यू नेवर नो। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे कि रेडियो के पीछे बोलना और कैमरा के सामने बोलना, रेडियो के पीछे बोलना मुझे एज ए व्यूअर लगता है, एज ए लिसनर लगता है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैमरा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेडियो के पीछे बोलना है, क्योंकि आपको बिना देखे लोग आपको जानते नहीं हैं, आपका चेहरा नहीं जानते हैं। वो तो अभी सोशल मीडिया के टाइम पे अब सब कुछ इतना ओपन हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि रेडियो के पीछे जब कोई इंसान काम करता है तो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। क्या मैं ऐसे समझता हूँ कि हम आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट के हाथ में चाहे आप ब्रश दें जी, चाहे आप एक कैमरा दें जी, चाहे आप एक माइक दें जी, वो उसका इस्तेमाल अपने एक्सप्रेशन के लिए करेगा। जी, रेडियो पे एक्सप्रेशन का अंदाज अलग है जी। कैमरा पे एक हल्की मुस्कुराहट, छोटा सा कशीर पॉइंट अगर वनो अच टिवरा रही सो है कि मैजिक करित सही, उसी तरह रेडियो में एक पॉज, हाँ, अगर आप रुक गए, बोलते बोलते रुक गए, एक पॉज जादू कर सकता है। तो ये आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उस टूल का, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। जी, मुश्किल तो कुछ नहीं है और मुश्किल सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसका इस्तेमाल करेंगे। रेडियो की अलग टेक्निक्स हैं। आर्टिस्ट जो ब्रश का इस्तेमाल करता है उसके स्ट्रोक्स हैं। जी, रेडियो पे पॉज है, कहां पे रुकना है कहां पे नहीं रुकना है, ये बड़ी बात है। किस अल्फाज, किस लफ्ज का इस्तेमाल करना है, किस लफ्ज का नहीं, किसका नहीं करना है, ये आप तक है। कितना फास्ट बोलना कितना फास्ट बोलना है, कितना धीरे बोलना है, कब कैसे बोलना है, कब खुशी दिखानी है, कब खुशी नहीं दिखानी, ये आप तक है। इसी तरह कैमरा पे जब आप आते हैं तो आप किस अंदाज से, किस बेबाक अंदाज से कैमरा पे परफॉर्म करते हैं, जी, किस कैरेक्टर को कितना अच्छा निभाते हैं, ये भी आप तक है। जी। तो ये दोनों मुश्किल भी हैं और आसान भी हैं, डिपेंड आप पर करता तो है। आरजे विजदान के लिए आसान क्या है, कैमरा पे आना या रेडियो के पीछे बोलना? मैंने पहले तो रेडियो किया, फिर कैमरा किया, जी, तो मुझे रेडियो इज लाइक होम। रेडियो पे मैं कंफर्टेबल होता हूँ और कैमरा मुझे एक्साइट करता है। जी। रेडियो इज माई कंफर्ट जोन, रेडियो इज लाइक माई होम, रेडियो मेरा घर है। कितने टाइम से आरजे हो? 7 साल से मैं जो है रेडियो मिर्ची के साथ वाबस्ता हूँ और 7 साल से मैं रेडियो पे शो कर रहा और हूँ। कैमरा का रिश्ता? कैमरा मुझे लगता है 3-4 साल के बाद मैंने किया। कोविड के दौरान जो है मैंने कैमरा को अपनी ओर जो है फेस कराया, और ये स्केच कॉमेडी मेरी जो वायरल हुई, जो मैंने एक्ट्स किए, जो मैंने किरदार तख्लीक दिए, उनका जो है 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ और उससे मुझे एक्साइटमेंट होती जी। है। रेडियो से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, जी। इस तरह मैं बोलूँगा। तो जो भी आपने किरदार अभी तक निभाया, चाहे डार हो, अंकल जी हो, या और भी बहुत किरदार है, सबसे फेवरेट वाला किरदार आरजे विजदान का कौन सा रहा है अभी तक? ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये चेंज होता रहता है। जी। आजकल डार अच्छा लगता है मुझे, तो कभी कभी बशीर साहब वाला किरदार मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा ऑल्टर ईगो है।
और तितली वाला भी एक किरदार है जो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो डर और तितली मेरा का भी चेंज, जिमी और तितली का कॉम्बिनेशन मुझे भी जो है ये सब बड़े मेरे करीब हैं। दे आर लाइक माई चिल्ड्रन, दे आर लाइक माई, मैं कैसे कहूँ, वो मेरे बाग में प्लांट्स की तरह है, गुलाबों की तरह है मेरे किरदार। तो कभी मुझे सफेद गुलाब पसंद है, कभी मुझे लाल गुलाब पसंद है, कभी मुझे जो है नीला गुलाब पसंद है, तो ये चेंज होता रहता है। कोई एक किरदार मुझे जो है कभी एक टाइम पे अच्छा लगता है, कोई एक किरदार मुझे कभी जो है एक टाइम पे अच्छा लगता है। तो बीइंग ए रेडियो जॉकी, कौन सा ऐसा शो है जो आप पर्सनली पसंद करते हो, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? या देखिए, अब इतना अरसा हुआ रेडियो करते हुए, मॉर्निंग भी किया है, दिन में भी किया है, नाइट शो भी किया है। नाइट शो पे जो है हम प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे और वो भी एक खूबसूरत एक्सपीरियंस था। सुबह सुबह शहर को जगाना, शहर के साथ बात करना, उसमें भी अपना एक मजा है। दोपहर में भी रिलैक्सेडली बात करना, उसमें भी अपना मजा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप पर डिपेंड करता है जी, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन नाइट शो का एक जो है, मैं कहूँगा, बड़ा ही खूबसूरत वक्त है रेडियो सुनने का, क्योंकि कॉलेजेस में लोग आपको सुनते हैं, हेडफोन पे आपको सुनते हैं, और जो रात के वक्त आपको सुन रहा है, क्योंकि बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो आपको ही सुन रहा है। तो वो रात वाला लिसनर जो है, वो मुझे जो जब मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि रात वाला शो जो होता है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी होता है। वो डिफिकल्ट होता है, वो इमोशनल होता है, क्योंकि रात में ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू बिकम इमोशनल। तो जब आप इमोशंस की बात करोगे, शेर व शायरी की बात करोगे, प्यार मोहब्बत की बात करोगे, दिल टूटने की बात करोगे, तो लोग उससे रेजोनेट करते हैं, रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि दिन भर वो काम से भी थके आ रहे होते हैं, और इतना एग्जॉशन के बाद उनको रात को जो है दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। स्माइल कराना वो बहुत बड़ी बात। रात को जो है दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर आप रात में एज ए रेडियो होस्ट शो कर रहे हो तो आपको उस दिल के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ेगी। अगर आप दस्तक दे पाए तो आप कामयाब हो। तो एक रेडियो जॉकी के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है एक रेडियो जॉकी बनने के लिए? स्ट्रगल जो है रेडियो करने के लिए है कंसिस्टेंसी। कोई भी रेडियो कर सकता है, आवाज, अंदाज सब सीखा जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको कोई सिखा नहीं सकता। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। आपको हर दिन जाके रेडियो करना पड़ेगा। रेडियो इज ए रेपिटेटिव मीडियम। आप 7 साल करेंगे, तब आप 10 साल करेंगे, तब आपकी आवाज आवाज बनती है जी। आपकी आवाज मैटर करती है। द वॉइस दैट यू बिकम इज आफ्टर कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली जब करोगे तो वो मैटर करेगा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो स्ट्रगल है वो है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग 2-3 साल करके छोड़ देते हैं जी, वही मैंने पहले भी बोला है। कुछ यू हैव टू गिव इट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम, और हर दिन आना पड़ेगा। हर दिन मैं मंडे टू सैटरडे हर दिन 12 बजे रेडियो पे होता हूँ, और मेरे लिसनर्स मेरा इंतजार करते हैं। तब जब वो वास्ता, वो वाबस्तगी बनती है, तब रेडियो का चार्म निखर के आता है। कितने घंटे का शो होता है? मैं 4 घंटे का शो करता हूँ। कितने लिंक्स होते हैं 4 घंटे में? 1 घंटे में 4 लिंक्स होते हैं, तो 1 घंटे में मैं 4 दफा बोलता हूँ, जिसके दरमियान गाने चलते हैं। 2.5 मिनट की 1 लिंक होती है शायद, कि उससे ज्यादा होती है। जितना कम बोला जाए, जितने कम टाइम में खूबसूरत बात बोली जाए, उतनी जो है हमारे यहाँ टेक्निकलिटीज अगर आप देखें तो अच्छा माना जाता है जी। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे एक शायर 2 मिसरों में कितनी बड़ी बात कह देता है। रेडियो जॉकी भी इसी तरह एक वाकया बयान कर देता है 2 मिसरों। आपको फैल नहीं जाना है। एक रेडियो जॉकी इसी तरह है। कम वक्त में पते की बात बोलो या हंसा दो किसी को, लेकिन जितने कम वक्त में आप वो काम अंजाम दोगे, उतने कामयाब रेडियो जॉकी आप। आज ये विजदान किस टाइप के स्ट्रगल्स अभी फेस कर रहा है इतने सालों के बाद भी? कुछ लग रहा है आपको, नहीं मेरे लिए भी अभी कुछ ना कुछ स्ट्रगल? बहुत कुछ है। मैं नहीं समझता कि मैं कहीं पहुंचा हूं अभी। ये तो सफर है, और सफर ही इंसान की मंजिल होती है। मैं कोई ये नहीं समझता कि ये मेरी मंजिल है या ये मुझे करना था या मैंने कर लिया। अभी भी सीख रहा हूं मैं। अब ड्रामा करने की कोशिश कर रहा हूँ, थिएटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्किल्स को निखारने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी भी समझता हूँ कि लोगों का प्यार मुझे मिलता है। ये मेरी जो है मेरी जिम्मेदारी है लोगों को हंसाना। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आज सारे सैड हैं तो कौन हंसाएगा, मुझे ही हंसाना पड़ेगा। तो मुझे अपने आप पे जिम्मेदारी लगती है कि मैं लोगों को हंसाऊं। और जब आज ये विजदान सैड होते हैं तो उनको कौन हंसाता है? मुझे तो हंसाने वाला शायद ही कोई
हो, क्योंकि मैं जनरली ऑफ द कैमरा अगर आप मुझे देखेंगे मैं बड़ा सीरियस किस्म का इंसान आपको नजर आऊंगा, वो हमने देख लिया। लेकिन जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैमरा पे तो आप बड़ा हंसाते हो, वो मेरा काम है जी। और जब मैं सैड होता हूं तो मैं भी उसी तरह एक आम इंसान की तरह सैड होता हूं, लेकिन जब मैं ऑफिस घुसता हूं, जब माइक ऑन होती है या जब कैमरा ऑन होता है, तब मैं वो चीजें भूल जाता हूँ। मुझे वो साइड पे रखनी पड़ती है एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, मैं लड़ झगड़ के भी घर से निकला हूँ, तो मुझे वो तमाम इमोशंस साइड रखने पड़ते हैं और मुझे लगता है आई हैव मास्टर्ड दैट गेम, दैट मेंटल गेम ऑफ कीपिंग माई इमोशंस असाइड। इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं ऑफिस के दरवाजे के बाहर उन इमोशंस को रख के अपना रेडियो शो स्टार्ट करूंगा। या अगर मैं घर में तकलीफ महसूस कर रहा हूं या मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं फिर भी आके एक बशीर साहब वाला किरदार कर दूंगा ताकि लोग हंसें। मुझे लगता है अब मैंने वो मास्टर कर लिया वो गेम कि मैं अपने दुख को बैक बर्नर पे डाल देता हूँ, क्योंकि अगर वैसे आप माइक पे जाएंगे कहीं ना कहीं से वो दिख जाता है, वो दिख जाता है, वो दिख जाता है। और कभी कभी इक्का दुक्का दफा मैंने ऐसा किया भी है, बिकॉज मैं भी एक रियल इंसान हूँ। एक दिन मैं शो पे गया और मैंने कहा कि आज मैं सैड हूँ, और उस दिन सिर्फ सैड गाने चले। मेरे साथ बहुत सारे लोग सैड हो गए, सारे, बट इन अ गुड वे। आंसू बहुत उनके गिरे होंगे, इन अ गुड वे, इन अ वे दैट यू नो वी एक्सेप्टेड आवर सैडनेस, वी सेड दैट कि हाँ हम सैड भी हो सकते हैं, रोज हा हा ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आज मेरा दिल टूट गया है, तो ये गाने सुनते हैं, वो लम्हे, वो यादें। तो इसी तरह मैं यही गाने चलाता गया। चूंकि आपने गानों की बात छेड़ दी यहाँ पे, आज विजदान का आज तक का सबसे फेवरेट गाना कौन? ऐसा तो ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। यही तो हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब का मैं बड़ा शहदाई हूँ, और आबिदा परवीन, इनको मैं सुनता हूँ। बड़े सगीर में ये दो आर्टिस्ट मेरे बहुत फेवरेट हैं। और बॉलीवुड से अगर आप बात करें तो अरिजीत इज वन ऑफ द लीडिंग सिंगर्स राइट नाउ, उनका गाना मुझे बड़ा पसंद है। और ए.आर. रहमान का म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है। और 90s के गानों का मैं बड़ा शौकीन हूँ बॉलीवुड से, क्योंकि आई एम अ 90s किड, तो 90s के गाने मुझे बड़े पसंद हैं। और वेस्ट में अगर आप बात करें तो निर्वाणा इज अ बैंड जिनके गाने मुझे पसंद हैं। और ग्लोबल म्यूजिक पे भी नज़र रखता हूँ, जो म्यूजिक ऐसा होता है जहाँ पे फ्यूजन म्यूजिक, जिस तरह कोक स्टूडियो जैसे होता है, वो म्यूजिक मुझे पसंद है। बेगो कर्शर थी कश्मीरी में। आई लाइक म्यूजिक छकर हमारा है, सूफियाना कलाम जहाँ पे हमारा गाया जाता है, और हमारे यंग आर्टिस्ट जो गाते हैं आजकल, ये भी मैं बड़ा सुनता हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन आपने हमारा सवाल घुमा दिया। मैंने एक फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट एक गाना, ऑल टाइम फेवरेट तो नहीं है, मैं फिर कहूँगा कि ये बदलता रहता है। आजकल एक गाना मेरे जो है दिमाग में बड़ा चढ़ा हुआ है, आबिदा परवीन का एक गाना है, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। ये एक उन्होंने गाना गाया है, बहुत खूबसूरत गाना है, बड़े पावर से उन्होंने गाया है। आजकल मैं अपनी गाड़ी में इसको सुनता हूँ, तो दिस इज आजकल मेरा बड़ा फेवरेट गाना है जी। तो क्या आपको लगता है कि रेडियो जो स्नैरियो रेडियो का आया है वो कहीं ना कहीं ऑफिस आवर्स का ही आया है? क्योंकि जब इंसान गाड़ी में होगा, क्योंकि आपने गाड़ी से याद आया मुझे, जब गाड़ी में होगा तभी वो रेडियो सुनेगा, जब घर पे होगा तब वो ज़्यादा टीवी देखता है या फ़ोन चला रहा होता है। इस वजह से आज इसको भी जो है वो स्विच करना पड़ा सोशल मीडिया पे। स्विच तो मैं नहीं कहूँगा, मैं लैच कहूँगा। रेडियो जॉकीज केम ऑन टू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी एंटरटेनमेंट हो रही थी। तो अगर मैं रेडियो पे एंटरटेनमेंट कर रहा था, एक और प्लेटफॉर्म आया, तो मैं क्यों ना उस पे भी आके करूं, उसका यूज क्यों ना करूं, ऐसा मैं कहूंगा। और उससे मुझे जो है काफी फायदा मिलता है। और रहा सवाल लिसनर्स का, कोहॉर्ट्स कहते हैं कि मतलब हमारे हेडफोन लिसनर्स हैं और गाड़ियों में हमारे लिसनर्स हैं, घरों में भी हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि रेडियो इज अ बैकग्राउंड मीडियम। आपको अगर टीवी देखना है तो आपको अपनी आंखें जमानी पड़ेगी टीवी पे, आप कोई और काम कर नहीं सकते। सही। लेकिन रेडियो आप ऑन करेंगे तो एक आर्टिजन अपना स्वयं पानुन शॉल तीसकाल स्टाफपेट काम करे, कोई भी काम वो कर सकता है। आप अपना ड्राइंग कर सकते हो, पढ़ाई करते हैं बहुत लोग रेडियो सुनते सुनते। मेरे बहुत सारे लिसनर्स हैं यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल करते हैं, एग्जाम के जो है दौरान, प्रिपरेशन के दौरान रेडियो सुन रहे होते हैं। मैं खुद की बात करूं, 10th तक कि 12th तक, मैं बोलूंगा 12th तक, जब तक गाने ना चल रहे होते एफएम के, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। जब गाने स्टार्ट होते थे मैं पढ़ाई करता था, तो बड़ा एक माहौल बन जाता था, फिर वो आदत सी हो जाती थी। तो एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू कोई ऐसी मैसेज जो आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हैं?
मुझसे बहुत सारे लोग इंटरव्यूज में ये सवाल पूछते हैं कि आप एज अ कश्मीरी पब्लिक फिगर क्या मैसेज देना चाहते हो। मैं आजकल बहुत फोकस कर रहा हूँ ड्रग डी एडिक्शन के हवाले से। 10 लाख से ज्यादा बच्चे कश्मीर वादी के इसमें 10 लाख, कुछ लोग 13 लाख कहते हैं। वी आर इम्पैक्टेड बाय ड्रग एडिक्शन टू अ लेवल विच वेयर इट इज़ अ प्रेसिंग प्रॉब्लम। ये बहुत ही एक दर्दमंद जो है कहानी है जी, जहाँ पर हम इस वक्त हैं। तो जब भी मुझे आजकल कोई कहता है कि मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि ड्रग एडिक्शन के हवाले से आप अपने अंदाज में जो कर सकते हो प्लीज़ कीजिए जी, प्लीज़ कीजिए। आप स्कूल में हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि इसके नज़दीक भी ना जाएं। ये आग है, ये जला देगी। और हम समाज के जो रुकन हैं, समाज के अरकान जो हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने अंदाज में अपनी कैपेसिटी में किस तरह से क्या कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ये मेरा मैसेज आजकल रहता है, बिकॉज कश्मीर इज सीइंग अ प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ आज विजदान जुड़ चुके थे जिन्होंने बेसाख्ता तौर पे जो है हमारे सवालात के जवाब दिए और कुछ नसीहत आमूज़ बातें भी जो है आप लोगों से शेयर की, और इसके मज़ीद अपनी लाइफ एक्सपीरियंस भी जो है आप लोगों से शेयर की। अगले शुमारे में जल्दी मुलाकात होगी किसी ऐसी खास शख्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अनायत बे को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।